10th क्लास आरबीएससी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, जो कि 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स आरबीएससी के लिए। एग्जाम्पल लिखे हुए केमिकल यूज इन डेली लाइफ। जो भी अपन केमिकल यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, उनका अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर पर ले जाने से पहले एक साइंटिफिकली टर्म, वैज्ञानिक जो एक शब्द है उस पर चर्चा कर लेता हूं मैं पहले। उसका नाम है पदार्थ, मैटर। इंग्लिश वर्ड मैटर, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जो बाहर रखती हो और स्थान घेरती हो, हैविंग ए मास एंड कवरिंग सरफेस एरिया, इसका मैटर, पदार्थ कहलाती है वो। जैसे ये मार्कर है, कहीं मैं इसे रखूंगा तो ये सरफेस एरिया कवर करेगा। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या है? मास है, द्रव्यमान है, तो ये पदार्थ कहलाएगा। इसका मतलब सारी वस्तुओं के अंदर द्रव्यमान है और वो एक सरफेस एरिया भी कवर करती है। तो अपन आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं उनको अपन मैटर बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। अब इस पदार्थ को बनाने के लिए केमिस्ट्री का योगदान रहता है। आगे आने वाली क्लासेस और अगले चैप्टर्स के अंदर अपन चर्चा करेंगे, मैटर के ऊपर बात करेंगे, पदार्थ के ऊपर। अभी इतना समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की देन है पदार्थों का अलग अलग निर्माण। केमिकल यूज इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री का जो यूज होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सोप और डिटर्जेंट। सोप जो साबुन आते हैं और डिटर्जेंट जो पाउडर आते हैं कपड़े धोने के, वो जो है वो केमिस्ट्री इन केमिकल्स की देन है, केमिकल्स से बने हुए हैं। केमिकल यूज इन व्हीकल एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह। मेडिसिन्स के अंदर बहुत बड़ा योगदान है केमिस्ट्री का, मेडिसिन्स के अंदर यूज होता है। केमिकल यूज इन पेपर और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है इसका, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, और पेपर अपने उसके अंदर यूज होता है। फूड प्रिजर्वेटिव का अर्थ होता है फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य संस्करण। जो खाना है उसको सड़ने गलने से बचाना, प्रिजर्वेटिव का। तो उसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो उसको डालने से उनकी जो आयु है, सड़ने गलने का जो टाइम है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल टेस्ट का जो मैं ऊपर का मतलब समझाऊं तो जो 1 रुपए वाली 4 आने वाली टॉफी आती है उसके अंदर आर्टिफिशियल टेस्ट भरा जाता है, यानी जो रासायनिक स्वाद है, मिठास है, वो भर दी जाती है। क्योंकि शुगर महंगी आती है तो केमिकल्स का यूज लेके उसमें मिठास भर दी जाती है। इसको शुगर वाले पेशेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं है, केमिकल है जो आपके अंदर कुछ रिएक्शंस वगैरह नहीं करते हैं, सीधे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए शुगर वगैरह वाले पेशेंट 1 रुपए वाली 4 आने वाली टॉफी खा सकते हैं। अब जो इस चैप्टर के अंदर अपन स्टडी करेंगे एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार की। पूरे अम्ल और क्षार की अध्ययन करेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी एसिड और बेस की। अब मेन बात की, अलग अलग साइंटिस्ट क्यों आए, क्यों उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी? क्योंकि एक परिभाषा से एसिड और बेस की पूरी डेफिनेशन तय नहीं कर पाए वो, कि एक परिभाषा ये सटीक परिभाषा हो गई जिससे इसे बोल दिया, इस परिभाषा के अंतर्गत जो भी आएंगे, इस जो डेफिनेशंस के अंदर जो भी आएंगे वो सारे एसिड होंगे, वो सारे बेस होंगे। तो इनकी जो परिभाषाएं थी अलग अलग साइंटिस्ट की एसिड और बेस के ऊपर, वो अपूर्ण रही, इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एसिड और बेस को। तो एसिड और बेस को समझने के लिए एक पॉइंट ध्यान में रखना है, एसिड
और बेस, सबसे पहले इनका जो पता चलता है वो चलता है टेस्ट से, यानी स्वाद से। स्वाद कैसा है? एसिड होगा जब इसका स्वाद होगा सोर, यानी इसका स्वाद अगर खट्टा होगा, स्वाद खट्टा होगा तो एसिड होगा। अगर स्वाद बीटर हुआ, टेस्ट बीटर हुआ तो ये बेस हो जाएगा। कड़वा होगा तो सार हो जाएगा। डन। अब बात करते हैं लिटमस पेपर। पहले बात करते हैं लिटमस पेपर क्या होता है। ये भी एक तरह का पेपर ही होता है, पन्ना ही होता है, जो कि दो रंग कलर्स के अंदर मौजूद होता है, एक तो ब्लू और एक रेड। ब्लू कलर के अंदर और रेड कलर के अंदर। अब जैसे ही एसिड ब्लू लिटमस के ऊपर डालेंगे, एसिड यानी कोई भी खट्टा पदार्थ ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। इसका मतलब ये एसिड है। अब लिटमस पेपर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपन टेस्ट से बता सकते हैं कि ये सोर है या बिटर, खट्टा है या कड़वा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। क्योंकि जो भी एसिड और बेस आते हैं, जो एसिड आते हैं वो कई एसिड ऐसे आते हैं जो कि अधिक खट्टे होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं कुछ। तो उन स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट से अपनी जीभ और मुंह को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए लिटमस पेपर जो है वो बेटर ऑप्शन है, इसलिए लिटमस पेपर को चुना गया। ये दो तरह से होते हैं, ब्लू लिटमस और एक रेड। ब्लू कलर नीला कलर में और एक लाल कलर के अंदर। ब्लू जो लाल लिटमस पत्थर है उसको नीला कर देता है, सॉरी ब्लू है नीला है उसको लाल कर देता है, क्या होता है? अम्ल, एसिड कहलाता है। और बेस अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसको ब्लू कर देगा, क्या कहलाएगा? बेस, क्षार कहलाएगा। इनके एग्जांपल्स कभी कभी पूछ लेते हैं। एसिटिक एसिड, सिरका। एसिटिक एसिड जो सिरके के अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक इमली के अंदर। एस्कॉर्बिक ऑरेंज संतरे के अंदर। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होता है स्टिंग ऑफ रेडांट। लाल जो चिट्टी होती है उसके डंक के अंदर रहता है फॉर्मिक एसिड। जब वो डंक मारता है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने पेट के अंदर रहता है। पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो भोजन को गलाने के काम आता है। बेस के कुछ एग्जांपल्स हैं क्षार के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम OH हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये फॉर्मूले बनाना पिछली क्लास में अपन ने सीखा था, क्योंकि Na और OH इसके प्रतीक, Na को क्या बोलते हैं इसके प्रतीक पिछली क्लास या पिछले लेक्चर के अंदर मेरा लिखवाया हुआ है, वहां आप जाकर देख सकते हो। जैसे पोटेशियम है, अब पोटेशियम का वहां प्रतीक लिखाया हुआ है, पोटेशियम K होता है और हाइड्रोक्साइड OH होता है। तो यहां से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं बेस के। तो चलिए अब एक डेफिनेशन पर बढ़ते हैं अपन आर्हेनियस सिद्धांत के ऊपर। आर्हेनियस ने 1887 के अंदर सबसे पहले इसने एसिड, अम्ल और बेस, क्षार की डेफिनेशन जो परिभाषा है वो इसने दी। तो क्या परिभाषा दी वो देखते हैं। दोज सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन दियर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड। यानी जो भी अपने जलीय विलयन के अंदर H+ दान करेगा या H+ बाहर निकालेगा या H+ देगा, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और जो भी OH- यानी हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिड, अम्ल कहलाएगा। और OH हाइड्रोक्साइड आयन देगा तब क्या कहलाएगा? बेस, क्षार कहलाएगा। जब जलीय विलयन के अंदर OH- आयन देगा कोई पदार्थ तो उसे क्षार कहेंगे या क्षार कहते हैं। Those substances which give hydroxy ion in their aqueous solution are known as base, क्षार कहलाता है। ये दोनों परिभाषाएं लिखनी है आपको। एसिड जो है उसके एग्जांपल्स हैं HCl, CH3, COOH और H2SO4। इसको पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद एक्वस जलीय विलयन के अंदर लिखना है तोड़ के। जैसे HCl है, यहाँ पे एक्वस लिखना इंपॉर्टेंट है, एक्वस लिखना पड़ेगा।
क्योंकि जली विलेन के अंदर है। तो ये किस में टूटेगा, एक तो H प्लस के अंदर प्लस Cl माइनस के अंदर। H प्लस के अंदर ही क्यों टूटा, क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है, एटम है, और Cl एक अलग एटम है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसलिए ये दोनों एकवश के अंदर टूट गए। एकवश 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 सभी के अंदर लिखना है जिसके अंदर आपने जल के अंदर आयनों को डिवाइड किया, तोड़ा है, ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट लिखते हैं CH3COOH। इसमें भी यहाँ पर एकवश आपको लिखना है, ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब H प्लस दे रहा है एकवश, जली विलेन के अंदर H प्लस दे रहा है, क्या बोलेंगे इसको, एसिड। ये अम्ल है किसके अनुसार, आरहेनियस के अनुसार। H2SO4 ये भी H प्लस प्लस SO4 माइनस में टूटेगा, डन। ये 2H प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर संयोजकता बराबर करनी है, वैलेंसी। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर बेस के एग्जांपल ये लिखने हैं, पहले ये लिखना है फिर इनको भी ब्रेक करके लिखना है। जैसे NaOH एकवश, एकवश के अंदर अगर ये ब्रेक होगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। जैसे ये KOH, ये K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ये NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4 प्लस और OH माइनस के अंदर टूटेगा, ऐसा लिखना है इसके नीचे एग्जाम्पल्स के अंदर। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये OH माइनस है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, बेस, क्षार कहलाएगा। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो टेस्ट के अंदर है कभी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, इसलिए मुंह को थोड़ी क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए टेस्ट करते हैं अपन किससे, लिटमस पेपर से। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड किसे बोलेंगे, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड यानी टूट जाना, ये आयनों के अंदर टूट गया है, इसको बोलेंगे आयोनाइज्ड होना, आयोनाइज हो गए दोनों। NaOH है वो आयोनाइज हो गया Na प्लस और OH माइनस के अंदर। एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और एसिड वीक एसिड किसे बोलेंगे, एसिड विच डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, उनको बोल देंगे अपन वीक एसिड। कंप्लीट उनको बोल देंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है प्रबल अम्ल और वीक एसिड का मतलब होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड दुर्बल अम्ल जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एग्जांपल्स में लिख लो कौन कौन पूर्णतः आयनित हो जाता है। जैसे HCl है वो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे H2SO4 है, ये हो जाता है। अब जो ये CH3COOH है ना, ये एक ऐसा एसिड है जो पूर्णतः आयनित नहीं होता है, आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए वीक एसिड है CH3COOH। डन। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस सेम है, बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। प्रबल क्षार किसे कहते हैं, जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है। और वीक बेस किसे कहते हैं, बेस विच डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेस। यानी दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित पूर्णतः आयनित नहीं हो। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर आपको एग्जांपल लिखने हैं NaOH और KOH। वीक दुर्बल क्षार के अंदर आपको लिखना है NH4OH। ये थोड़ा दुर्बल है, मतलब पूर्णतः आयनित नहीं होता है। अब एक अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है पिछली एग्जाम्स के अंदर और पूछा जाता है हर बार, राइट द लिमिटेशन ऑफ आरहेनियस थ्योरी। हमने पहले भी चर्चा की है कि आरहेनियस सिद्धांत की लिमिटेशन क्या है, वीकनेस क्या है, यानी सीमाएं क्या है आरहेनियस सिद्धांत की। Arrhenius theory was useful for those acid and base which have H plus or OH minus ion. It can't explain nature of acid without H plus and base without OH minus. यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए मोटी मोटी बात यह है कि आरहेनियस थ्योरी जो है वो एसिड और जो बेस है
वो उनके लिए उन अम्ल और क्षार की व्याख्या करती है जो H+ और OH- रखते हैं या H+ और OH- देते हैं, उनकी ही व्याख्या करता है, बिना H+ और OH- वालों की व्याख्या नहीं करता। ये इसकी लिमिटेशन है। जैसे कि Cl- BF3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, तो ये क्या है, ये अम्ल और क्षार है, लेकिन ये अम्ल है, BF3 एक अम्ल है, पर इसके अंदर H+ नहीं है। इसको अपन जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये H+ नहीं देगा। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो अपन अगले लेक्चर के अंदर नेक्स्ट जो अपनी डेफिनेशंस है अलग अलग साइंटिस्ट की